ओके, चले यार हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो डायमेंशंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 से हमारा जो डायमेंशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट है। ओके, चले 78 से स्टार्ट करते हैं। हम देखें 78 में क्या क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। मतलब हमें सबके बारे में पता रहना चाहिए। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें सबके बारे में पता रहना चाहिए। जैसे बात करें हमें स्ट्रेस और एनर्जी, याद है बताया था मैंने, स्ट्रेस का यूनिट किससे मैच करता है? प्रेशर से। तो स्ट्रेस का यूनिट मैच करता है प्रेशर से। मतलब हमें चेक करना है क्या कि प्रेशर का यूनिट एनर्जी जैसा तो नहीं होता। ठीक है, सो मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि जो एनर्जी होता है वो होता है किसके जैसा? वर्क के जैसा। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस जैसा, डिस्प्लेसमेंट जैसा। तो इसका मतलब क्या आ जाता है? न्यूटन मीटर। क्लियर ना? सो इसका मतलब क्या हुआ यार कि किनके इक्वल नहीं है? ये स्ट्रेस और एनर्जी हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जो इक्वल नहीं है। एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। अच्छा, स्ट्रेस और एनर्जी का इक्वल नहीं है, फोर्स और वर्क का इक्वल नहीं होता, ये ऑलरेडी हमें पता है। फोर्स और स्ट्रेस का भी इक्वल नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ना। हाँ, और वो सिर्फ फोर्स है। हाँ, तो इसका मतलब टॉर्क का और वर्क का इक्वल होता है। बी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा टॉर्क भी देख लेते हैं। किसी को ऑलरेडी पता है टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क क्या होता है? एनीवन? नो सर। ओके यार, किसी को भी नहीं पता? पहले कभी नहीं सुना क्या टॉर्क? नो सर। ओके चले, कोई बात नहीं, लेकिन उतना डिटेल पता नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल वे पे मैं समझा देता हूँ। सपोज ये एक पेन है, तो आपको पता है कि इसे आगे मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। मतलब अगर मैंने अपने पाम पे ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, और इसे मैं इस तरफ से फोर्स एक लगा रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ मूव होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि लीनियर मोशन क्रिएट करने के लिए जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है फोर्स। ये तो फोर्स तो सबको पता है, बट अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो मुझे फोर्स को एक बहुत ही अलग तरीके से रखना पड़ेगा। सपोज ये पेन है, क्या मैं अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट होगा क्या पेन? लेकिन अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो ये रोटेट हो जाएगा। हाँ, क्लियर? सो टॉर्क फोर्स का एक ऐसा मेथड है जो रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। तो उसकी कंपल्सरली पॉइंट क्या होती है कि जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, उससे ये जो लाइन है उसके अलोंग नहीं होना चाहिए। अगर उसके अलोंग है तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो रोटेट कर लेगा। अच्छा, अब पता करना पड़ेगा कि कब ज्यादा रोटेट करेगा। सोचो मैं सेम फोर्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा इस पॉइंट पर, तब ज्यादा रोटेट होगा, या दूर लगाऊंगा तब ज्यादा रोटेट होगा? दूर लगाओगे। दूर लगाओगे। तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क दो बातों पर डिपेंड करता है। तो आप फोर्स कितना लगा रहे हो, आप दूर कितना लगा रहे हो। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल रहता है एक वन हिंज गेट्स। वन हिंज गेट क्या होते हैं? ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ एक गेट का, वो यहाँ से हिंज होते हैं। तो आप कभी नोटिस करो कि अगर जो हैंडल होता है ओपन करने वाला वो बाहर लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि आपको इसके अबाउट उस गेट को क्या करना है? रोटेट करना है। तो इसलिए वो जो आप फोर्स लगाओगे वो फोर्स यहाँ से दूर होना चाहिए, तभी आप ज्यादा टॉर्क जनरेट कर पाओगे, रोटेट कर पाओगे। आप इवन ट्राई करो कि अपने घर के गेट को, कोई सा भी गेट जो इस हिंज के अबाउट रोटेट हो सकता है, उसको आप एज के जगह पर यहाँ पे लगा के रोटेट करने का ट्राई करो। बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब भी रोटेट नहीं होगा। पॉइंट समझ आया क्या बताना चाह रहे हैं हम? यस सर। हाँ, टॉर्क यार सबको क्लियर है? तो टॉर्क हाँ किस सर। पे डिपेंड करता है? टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इनडायरेक्टली तो इसका यूनिट एनर्जी जैसे ही होने लग गया ना, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट क्वांटिटीज।
although their units is same but the quantities are very different. Energy is very different and torque is very different. यार आइडिया क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था टॉर्क को लेके। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस, इसे बोलते हैं मोमेंट लेना। सो इसका मतलब टॉर्क की डेफिनेशन कभी कहीं पे यूज हो सकती है, सो इसलिए मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, मोमेंट मतलब फिजिक्स में इस मेथड को बोलते हैं मोमेंट। क्या? किसी भी क्वांटिटी को वो कितनी दूर है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं मोमेंट निकालना। ओके, तो यहाँ पर हम वही कर रहे होते हैं, फोर्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स। सपोज ये ऐसे एक बॉक्स रखा है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट, मान लेते हैं बॉक्स का वेट यहाँ पर एक रखा है mg, वेट क्या है? नीचे की तरफ लग रहा है mg। सो mg इंटू अगर आपने ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाता है मोमेंट ऑफ वेट mg। सो मोमेंट मतलब फिजिक्स में क्या रहता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, उस मेथड को बोलते हैं मोमेंट लेना। सो मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम बोल सकते हैं टॉर्क को। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मीनिंग क्या रहेगा? क्लियर हुआ 79 भी? यार समझ आया मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या होता है? क्या करना? Torque. फोर्स इनटू टॉर्क निकालना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। सो उसका मोमेंट ऑफ अ फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू मीटर लेंथ। ओके, Yes, sir. तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो गई, 78 एंड 79। सर फिर से एक्सप्लेन करें। हाँ, देखिए 79 की बात अगर हम करें तो 78 और 79 में दो टर्म आए, टॉर्क। तो पॉइंट ये होता है कि टॉर्क मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्लियर है बेटा? यस बताएं। ऐसे आर को, डिस्टेंस को मैं ऐसे परपेंडिकुलर सिंबल भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो टॉर्क होता है, डिस्टेंस के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने को फिजिक्स में बोलते हैं मोमेंट सॉल्व करना। सो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? टॉर्क। ये टॉर्क की डेफिनेशन ही बन जाती है क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स। ये टर्म क्लियर है? मोमेंट ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या है पहले ये बताएं। ये टर्म क्लियर है आपको? यस हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स इनटू वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना। मैंने ये पेन के एग्जांपल से बताया था ना कि ये पेन पे अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा, इस पेन को ऐसे पुश करेगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे टॉप से फोर्स लगा दूं तो अब ये पेन इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने लगेगा ऐसे। क्लियर ना? सो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना रोटेशनल एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, जिसका नेम क्या है? टॉर्क। अब मैंने ये क्या बताया कि अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो हमें टॉर्क बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी फोर्स हमारा काम का नहीं रहेगा। सो इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा टॉर्क वहां पर मिलेगा। ओके, तो टॉर्क दो बातों पे डिपेंड करता है, क्या? एक तो फोर्स कितना लगा रहा है, दूसरा फोर्स की पोजीशन क्या है, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स ओके है? ओके सर। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं, which one of the following has dimensions। ठीक, तो यूजुअली क्या होता है, सारी चीजें जो टर्म लिखा होता है क्या? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब क्या? डिवाइड करना। क्या होता है? Divide कर. डिवाइड करना। जब आप दो चीजों को डिवाइड कर दोगे तो कोई पॉइंट बचेगा ही नहीं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो ये होता है क्या? डेंसिटी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? रो। Rho. आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए।
वहां पर Yes. रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। हाँ, यहाँ पर हमारा जो है रो वो क्या है, Density. डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड Relative. Relative Density. रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी ही है। Yes, sir. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर, Other. तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, तो उसका रिलेटिव का भी कोई फर्क नहीं होगा। रिलेटिव परमिटिविटी, अच्छा किसे याद है परमिटिविटी का सिंबल क्या था? मैंने बताया हुआ है परमिटिविटी का सिंबल Epsilon. एप्सिलॉन। यार वेरी गुड यार, बहुत अच्छे तुम लोग। सो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाती है एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अब पॉइंट आता है रिलेटिव वेलोसिटी। यार ये रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली अपॉन नहीं होती। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, मैं बात करता हूँ, सपोज आप एक कार में जा रहे हो, वो कार मूव हो रही है किससे, 30 किलोमीटर पर आवर से, और एक आपकी साइड से एक कार और फास्ट मूव हो गई, कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर से। चलो 50 छोड़ो, एक कार है जो आपके पीछे है, थोड़ा पीछे है, बट वो भी 30 किलोमीटर से मूव हो रही है। आपको क्या लगेगा कि वो कार पीछे चली गई, आगे चली गई, या साथ में चल रही है? साथ. साथ में चल रही है। इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव। क्या क्या आपने देखा कि आपके रेस्पेक्ट में कार तो एकदम साथ में चल रही है, अभी कार को मैंने कर दिया 50, तो कार आपसे क्या करेगी, आगे निकल जाएगी। हाँ सर. बट क्या आपको 50 फील होगी क्या उसकी स्पीड? 20. नहीं, 20. 20 फील होगी। सो दिस डिफरेंस इज नोन एज इट्स रिलेटिव स्पीड। क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है कि रिलेटिव स्पीड इज नॉट द रेशियो, रिलेटिव स्पीड इज v2 माइनस v1। क्लियर? Yes sir. हाँ, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, कैंसिल नहीं होने वाला है, ये क्या रहेगा, स्पीड जैसा ही रहेगा। क्लियर? Yes sir. हाँ, सो ये मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। सो ये काफी अच्छा एग्जांपल था हमारा, क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव टर्म जरूर है, बट इट इज नॉट अ रेशियो, इट इज अ डिफरेंस। Okay sir. क्लियर? Yes sir. हाँ, ये सारा कुछ जो मैं भी आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग का, एकदम न्यू है आपके लिए। सो इसे अच्छे से लर्न करके रखना है। टेस्ट में ये सारी चीजें जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन फॉर्म करके पूछूंगा आपसे। ठीक है? Yes sir. हाँ, चले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस? सो बताओ, क्या टॉर्क एंड फोर्स का सेम होता है क्या? नहीं. नहीं. ओके, चले किसी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। तो ओके, अनूप पाटिल, आप बताएंगे क्या? ओके अनूप, आप ये बताएं, टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? यार देखो, सही हो गलत हो आपको आंसर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। अर्चित? फोर्स इनटू मोमेंटम नहीं, Perpendicular. Force into perpendicular distance. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देखो यार मैं इसीलिए अभी आराम आराम से सिखा रहा हूँ, क्लास में ही आपको लर्न हो जाना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा वो तुरंत यहाँ पर ही आपको लर्न करने का ट्राई करना है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका नेम होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, का मतलब होता है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, Yes, sir. चले फिर से आते हैं। सो टॉर्क एंड फोर्स का सेम है क्या? नहीं है। No. एनर्जी और एक्सेलरेशन का सेम है क्या? नहीं. नहीं है। No sir. लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, अब देखो यार ये काम की बात है, दोनों ही किस चीज की यूनिट है? लाइट ईयर भी डिस्टेंस का है और वेवलेंथ भी डिस्टेंस Distance का का. Yes. ठीक है, Yes, sir. वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता पाएगा? डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ The distance between two consecutive troughs or crests. चलेगा। सो
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साउंड वेव में भी सुना होगा कि ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डिफरेंट डेफिनेशन पता है क्या वेवलेंथ की? ओके, सिंपल मीनिंग है। Sir, हाँ, sir, the distance between two consecutive crest or trap. ठीक है ठीक है, ये वाली डेफिनेशन बता दी है ऑलरेडी सबने। कोई डिफरेंट डेफिनेशन? Sir, the distance between two sound waves. द डिस्टेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स? अरे नहीं यार, ये नोटिस करो, वेव चीज क्या है? वेव मूव हो रही होती है ना। वेव क्या है? सर्टेन स्पीड कैरी करता है। अच्छा, वेव क्या होता है? वेव इज लाइक एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब जब वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इट इज लाइक कि पहले वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया। क्या एक साइकिल कंप्लीट हुआ? नहीं, एक अपोजिट साइड पे भी वो जाएगा और फिर वापस रिटर्न आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन या वन कंप्लीट साइकिल। सो वन कंप्लीट साइकिल में वो जितनी डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर करता है इतने टाइम में, उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। तो अगर मैं देखूंगा कि जब वो ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आया, फिर वो वापस रिटर्न करके सेम पॉइंट पे आ गया, तो वो जो वन ऑसिलेशन में जितना वो फॉरवर्ड जाता है उसको ही बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज लाइक द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन और वन टाइम पीरियड। ठीक है, बट इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड। यार देखो, ये ब्रेक करना आना चाहिए। क्वेश्चन 82, क्वेश्चन नंबर 82 काफी अच्छा है, आप लोग को ब्रेक करना आना चाहिए। मतलब देखना, फिजिक्स में मैं कुछ चीजें पहले लिखता हूँ फिर मैं 82 को अप्रोच करूंगा। मैंने आपको बोला फाइंड, लेट्स से मैंने कहा फोर्स पर यूनिट स्पीड। इसका मीनिंग क्या हुआ? Force by speed. Force by speed. यस, ये जो पर यूनिट टाइम होता है, पर मतलब अपॉन में आने वाला है, और जिस भी चीज को यूनिट बोल रहा है वो अपॉन पे ही आएगा। सो फोर्स पर यूनिट का मतलब होता है, फोर्स पर यूनिट मतलब डिवाइड में आएगा, और क्या? स्पीड मतलब क्या? v। सो ये कौन सी क्वांटिटी लिखी है? फोर्स पर यूनिट स्पीड। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर अपॉन Upon time. टाइम। ठीक, अच्छा, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, फिजिक्स में कोई भी चीज अगर विद रेस्पेक्ट टू क्या है? टाइम, तो इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं क्या? टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका भी मतलब क्या हो जाता है? Temperature upon time. टेम्परेचर अपॉन टाइम। क्या कोई दिक्कत है? सभी ये Not- लाइन समझ गए कि एक वर्ड यूज कर दिया जाता है टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ हमें टेम्परेचर का वेरिएशन देखना है। समझ आया या नहीं? अच्छा, फिजिक्स में ये जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, इस चीज को एक और नए टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। तो फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज जब भी ये वर्ड किसी भी क्वांटिटी के साथ यूज होता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है क्या? Divide. Track. विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मीनिंग होता है? With respect. रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग मींस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब अगर मैंने अब लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सो चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या होगा? Delta T. डेल्टा टेम्परेचर। डेल्टा Okay. मतलब फिजिक्स में क्या होता है? चेंज।
अच्छा Change. ये बताओ कि टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी यूनिट चेंज हो जाएगा क्या? यूनिट तो डायमेंशन तो वही रहेगा ना। Yes, sir. तो मैंने पहले भी Yes. बताया था कि स्पीड माइनस स्पीड से डायमेंशन खत्म नहीं हो जाती। डायमेंशन किसकी आती है? स्पीड की। Speed स्पीड की. की। स्पीड प्लस स्पीड से 2v नहीं आ जाती है डायमेंशन। डायमेंशन v ही रहेगी। तो सब्ट्रैक्ट करने में डायमेंशन चेंज नहीं होगी। रेट का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर? टाइम। Change in temperature. नहीं, ये रेट वर्ड का मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फिजिक्स में ये वर्ड समझ में आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम का? यस Yes, सर। yes, sir. हाँ sir. अच्छा, अगर कोई चीज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पूछता है, मतलब सोचो, इट इज लाइक, क्या बात हो रही है? इट इज लाइक कि कोई एक पार्टिकल था, यहाँ पर टाइम 0 पर है, थोड़ी देर पे यहाँ पर पहुंच गया, फिर थोड़ी देर पे यहाँ पर, फिर थोड़ी देर पे यहाँ पर। सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अभी देखना इसकी स्पीड हो गई यहाँ पर क्या, लेट से हो गई 4, फिर यहाँ पर स्पीड हो गई क्या 10, फिर यहाँ पर स्पीड हो गई 20। एक रैंडम सा मैंने मोशन ले लिया। तो जब आपको पूछा जाएगा स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब होगा स्पीड अपॉन टाइम। और अगर आपको पूछेगा स्पीड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर गया, फिर यहाँ पर 8 मीटर गया, और फिर यहाँ पर 20 या लेट्स से 17 मीटर गया। सो जब आपसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा, इस चीज को बोलते हैं क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट टर्म कब आएगा? ग्रेडियंट टर्म का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? With respect to this. Speed with respect विद to रेस्पेक्ट टू distance. डिस्टेंस। तो जब भी कोई चीज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वगैरह देखी जाए तो वहां पर ग्रेडियंट टर्म आ जाता है। तो टेंशन नहीं लेना, ये पहले रेट वाले टर्म को समझ लेना है, ग्रेडियंट वाला आगे क्वेश्चन मिलेगा तब हम एक्सप्लेन करते हैं। रेट का मतलब समझ जाना कि क्या चीज है वहां पर, किसका डिवाइड है? Time. Time से. टाइम से डिवाइड है। ठीक है। सो अगर मैंने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो सोचने नहीं लगना कि अच्छा क्या पूछ रहा है। सिंपल बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मतलब चेंज ऑफ एनर्जी, और रेट ऑफ पूछा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. हाँ, नहीं sir. तो ये No, एकदम sir. नया पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। चले, तो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर Minute. मिनट। तो इट इज लाइक एनर्जी पर मतलब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया, इनटू पर मिनट मतलब Time. टाइम। इस तरीके से सोलर कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया है। तो हमें ये लिखना आना चाहिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। अब काम बन जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर ml2t-2 2, ml2t-2, और एरिया की L2 L2 और टाइम into की t. t। सो L कैंसिल M। अब देखो सारे ऑप्शन में L0 दिख रहा है ना, हाँ, sir. तो M L0 और t एक और ऊपर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-3 -3. माइनस। सर ये टर्म क्लियर हुआ कि कैसे फॉर्मूला रीड करके क्रिएट करते हैं? Yes, sir. हाँ sir. ओके गुड, ठीक है। तो Sir. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट में रहेंगे जो आप रीड करके क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। हाँ पूछे। ये जो आप नए पॉइंट्स बता रहे हैं वो अब नोट करें। क्या? आप जो ये नए पॉइंट्स सिखा रहे हैं वो भी नोट करें। हाँ, ये आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं क्या यार? सुनो, सबसे पहले मैं सबको बोल रहा हूँ, एक सेपरेट नोटबुक आपको चाहिए होती है। एक सेपरेट नोटबुक चाहिए होती है जिसमें एक फॉरवर्ड, मतलब एक नोटबुक है, बहुत सारे पेजेस होते हैं ना उसमें। सो स्टार्टिंग से फॉरवर्ड में लिखते हैं प्रैक्टिस, और उसके बैक साइड पे रिवर्स फॉर्मेट में लिखते हैं कॉन्सेप्ट्स। ये नोटबुक यार सबके पास प्रिपेयर करनी है, सबको ये नोटबुक प्रिपेयर करनी है। क्या? एक नोटबुक हो गई नोट्स, ठीक है। एक नोटबुक रखनी है आपको किसके लिए? Practice. प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें स्टार्टिंग से क्या करो आप,
प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। Practice. अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर डाल के 83 देखो क्या है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज, अभी अभी मैंने बताया था ग्रेडियंट मतलब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो इसका मतलब स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेकेंड। सेकेंड होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, Frequency. फ्रीक्वेंसी। तो Fancy. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 हो गया, ये समझ आया। Yes, Yes. sir. अच्छा, अब देखना क्या करना होता है, अभी नोट्स में बैक साइड में कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं। तो आप नोटबुक में स्टार्ट करोगे, चैप्टर 1 आपने डाला, आप कोई सा बुक सॉल्व कर रहे हो, सपोज आप शीट सॉल्व कर रहे हो तो आप डालो शीट सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करो 1 2 3 ये सॉल्व करो। चैप्टर के नोटबुक के बैक साइड पे आप सेम चीज डालोगे, क्या कॉन्सेप्ट, वहां पर भी सेम चीज डालोगे आप, क्या शीट चैप्टर 1, और वहां पे ऐसे स्टार मार्क करके या पॉइंट करके लिखते जाओगे, क्या रेट ऑफ चेंज मतलब ये। तो अभी जब मैं क्लासरूम में अभी ये समझा रहा हूँ ना, तो आपको वो नोटबुक में ये प्रिपेयर करते रहना है। पता है क्यों, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे ना, तो क्या ये पूरे 100 क्वेश्चन आप फिर से सॉल्व करोगे क्या, No. टफ है। तो आपको क्या रीड करना होता है, Concepts. कॉन्सेप्ट। सो टेस्ट के पहले आपको 2 चीजें करनी होती हैं, नंबर 1 नोट्स, नंबर 2 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जिनमें हम स्टार कर देते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, और नंबर 2 क्या Concepts. कॉन्सेप्ट। इसकी हैबिट अभी से डाल लो। अभी मान लो अभी आज आपके पास नहीं है, चलेगा, कल एक एकदम फ्रेश नोटबुक परचेज करो और उसके फ्रंट साइड पे क्या करो, सॉल्विंग करो, और बैक साइड पे क्या करो, कॉन्सेप्ट नोट करो। अब पता है क्या होता है, कई बार आप कॉन्सेप्ट लिख लेते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि वो लिखा क्या है। यार होता है या नहीं, कुछ हाँ भी सर। नोटबुक में लिखा है तो ऐसा कई बार होगा, जब आप आफ्टर 1 मंथ देखोगे, जब हम रिवीजन टेस्ट रखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है। मतलब आपने लिख लिया कि यार ग्रेडियंट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और रेट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको समझ नहीं आ रहा, तो जब भी आप ऐसे पॉइंट लिखो ना, कि आपने लिखा है पॉइंट नंबर 1 2 3, जब आप वो चीज लिखो उसके पीछे लिख दो क्वेश्चन 86, ऐसे। समझ आया क्या। Yes, sir. हाँ सर। तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, आपको जाकर सिर्फ क्या कर लेना है, वो क्वेश्चन रीड कर लेना है। तो सपोज मैंने लिखा ग्रेडियंट वगैरह, आपको नहीं समझ आया कि यार क्या ग्रेडियंट मतलब क्या चल रहा है, क्वेश्चन 83 देख लो, अच्छा वेलोसिटी ग्रेडियंट इसने पूछा है और हमने निकाला इस तरीके से। ओके, तो यार सारे स्टूडेंट्स को समझ आया कि क्या 2 चीजें एकदम प्रेस करना ही है। Yes, अगर sir. आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको कंटेंट रेडी होना चाहिए। एग्जाम में परफॉर्म करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ टिप्स होते हैं, वो मैं आपको फ्राइडे या सैटरडे को थोड़ा सा गाइड करूंगा कि कैसे एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। बट जब आपको कंटेंट ही नहीं रेडी होगा, तब फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सो कंटेंट रेडी करने के लिए ये सेपरेट जो नोटबुक है, ये बहुत ही की रोल प्ले करती है। पता है क्यों, क्योंकि लेक्चर तो यार सब लोग अटेंड कर रहे थे, यार सही है कि नहीं, Yes. लेक्चर सब सारे स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, बट यार मार्क्स सबको सेम नहीं आएंगे। रीजन क्या है कि एग्जाम में ये जो 2 चीजें हैं ना, लेक्चर और लर्न, इसे यूज नहीं कर पाते। यूज होता है वो प्रैक्टिस के बाद। तो ये प्रैक्टिस में ये जो है ना कॉन्सेप्ट राइटिंग, ये बहुत हेल्प करती है। अच्छा, कॉन्सेप्ट राइटिंग मतलब एकदम लिखते मत चले जाना कि हर बात लिखे जा रहे हो, जो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट या नहीं लगे वो। तो मैं यहाँ पर जिन चीजों को बोलता जाऊं कि यार ये नोट कर लो, तो वो नोट भी करते जाना है। ओके, हाँ सर। तो अभी क्या करना है,
अभी मैं सबको बोल रहा हूँ कि नोटबुक एक लेके आनी है, और जो भी आज मैंने सिखाया और कल के लेक्चर में, ये दोनों लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स नोट कर लेने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अदरवाइज टेस्ट में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। Yes. सो लेक्चर रिव्यू करके आप लोग एक फिर से नोट्स क्लियर कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक 2-3 Okay. आवर्स लगेगा। ओके, बट अभी कर लो आप लोग, Yes, sir. क्योंकि अभी टाइम है, बाद में फिर वो मिस होता जाएगा ना। अगर अभी आप छोड़ दोगे, लेट से अभी आप स्टार्ट करोगे कि ठीक है क्वेश्चन 85 से करते हैं और प्रीवियस का छोड़ दिया, तो वो तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। एग्जाम में प्रीवियस ही एटलीस्ट 25% कवर होगा, तो प्रीवियस का भी कर लेना है और अभी से तो एकदम स्टार्ट कर ही देना है। ठीक है। सो क्वेश्चन 83 पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं। क्या? ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट का मीनिंग है यहाँ पर, एक्चुअली ग्रेडियंट का एक्चुअल मीनिंग होता है स्लोप। Okay, sir. ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, बट यहाँ पर स्लोप होता है तो ऐसे ऐसे देखते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो स्लोप हाँ। कैसे लिखते हैं? y बाय एक्स। तो X. ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, और जनरली स्लोप हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? एक्स Dis- डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। सो इसका मतलब अगर मैंने बोला क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट तो ये आप लोग को लिख लेना होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। Yes. क्लियर? सो ये हो जाएगा अपना मीटर पर सेकंड, और ये हो गया मीटर। सो कैंसिल होके आ गया 1/सेकंड विच इज फ्रीक्वेंसी। Frequency. टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर मैं पूछूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, सो इसका मतलब हो जाएगा टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू Distance. डिस्टेंस। Distance. इसका मतलब टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, या डिग्री सेल्सियस। Kelvin. सो डिग्री सेल्सियस पर मीटर, या Meter. फिर Meter. केल्विन पर Meter. मीटर। और डायमेंशन क्या हो जाएगी? थीटा, और मीटर मतलब L-1, L-1 थीटा 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई गेस ये टर्म समझ में आ गया आपको, ग्रेडियंट वाला। ओके, चलिए 84 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लैप्लास फॉर्मूला, ये आपको शायद पता हो, आपको किसी ने बताया हो कि साउंड वाले चैप्टर में हम ये चीज देखते हैं कि जो उस टाइम पे थे न्यूटन, यार न्यूटन ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट और इतना कुछ किया ना साइंस में, तो कई बार उनसे गलतियां हो गई हैं, मतलब गलती सबसे हो ही जाती है। सो स्पीड ऑफ साउंड निकालने में न्यूटन से गलती हो गई। फिर एक साइंटिस्ट है लैप्लास, उन्होंने करेक्ट करके फाइनल फार्मूला दिया। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने सब कुछ सही सही ही बताया, काफी सारी गलतियां भी हुई हैं उनसे जो बाद में लोगों ने करेक्ट की हैं। ठीक है, सो इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये किस चीज का फार्मूला है? Sound. साउंड का। हमें ये जो गैमा है इसका डायमेंशन बताना है। तो यार डायमेंशन बताना सिखाया है ना आपको। क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला दे दिया है तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू रूट ऑफ गैमा इंटू पी बाई रो। अभी मुझे रूट हटाना पड़ेगा, तो क्या करते दोनों साइड का Square. Square of both sides. स्क्वायरिंग। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा गैमा p बाई रो। अभी काम बन गया ना, गैमा क्या आ जाएगा देन? V गैमा विल square rho बी by v स्क्वायर रो बाई P. p। यार अब सबकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके Yes, sir. हाँ, सो गैमा ये मैंने सिखा दिया है बहुत। स्पीड का क्या होता है? LT माइनस 1, One. और उसका हमें क्या कर देना? स्क्वायर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर, Mass by volume. तो मास मतलब m। And L minus 3. यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच होंगे सर ये डेंसिटी का ये ml3 माइनस कैसे आ गया? यार ये थोड़ा सा आपको रिव्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा। जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लेक्चर्स, सो यहाँ पर हमने लेक्चर 2, 3, 4, 5 इन पे हमने डायमेंशंस की बातें की हुई हैं।
आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे कि कैसे फॉर्मूले से डायमेंशन निकालते हैं। अपॉन प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन Area. एरिया। सो फोर्स क्या Area. होता है? ml T minus 2. t T माइनस minus 2 अपॉन एरिया मतलब l 2. 2। square. L2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? और अभी सॉल्व कर देंगे गैमा का डायमेंशन। देखो यार गैमा का डायमेंशन क्या आता है, देखें क्या आता है। तो L क्या हुआ? ऊपर गया, एक ये पॉजिटिव L और L स्क्वायर, और ये कितना है? L -3. -3। तो टोटल, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर भी है ना, हाँ ये L स्क्वायर होने वाला है और ये L t-2 होने वाला है। क्लियर? सो L तो सारे कैंसिल आउट हो गए, M भी सारे कैंसिल आउट हो गए, T भी सारे कैंसिल आउट हो गए। क्या आ गया? n/0 इसका मतलब गैमा की कोई डायमेंशन ही नहीं होती। इसका मतलब गैमा एक क्या है? कांस्टेंट है। तो पता है आप लोग के लिए, नॉलेज फैक्ट के लिए बताऊं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज फैक्ट की बात यह है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है न्यूटन ने दिया था, वो दिया था प्रेशर बाई Rho. डेंसिटी। ये फॉर्मूला गलत था। बाद में लैप्लास ने इसमें करेक्शन किया कि यहाँ पर क्या आएगा? एक Gamma. गैमा आएगा, जो एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। गैमा की वैल्यू गैसेस के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो सारे टाइप के गैसेस के लिए अलग होती है। O2 के लिए अलग होगी, हीलियम के लिए अलग होगी, ऐसा करके रहती है। सो गैमा बेसिकली डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैस है। लाइक हीलियम, ये तो सिंगल एटॉमिक है। O2 इसमें कितने एटम है? 2। NO2 इसमें कितने एटम है? 3। तो सबके लिए अलग अलग होती है। ओके, Sir. हाँ पूछें। इसकी वैल्यू बदल रही है तो इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? ये कांस्टेंट ही है, बट एक गैस के लिए कांस्टेंट है। मतलब मैंने बात किया O2, H2, N2, ये जितने भी टाइप है इन सब के लिए सेम ही होती है। फिर हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, ये जो मोनोएटॉमिक है इन सब के लिए सेम है, और ट्राइएटॉमिक है उन सब के लिए भी सेम है। तो बेसिकली ऐसे 2-3 वैल्यूज हैं, बट अगर आप एक वैरायटी ऑफ गैसेस लोगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अभी जी की वैल्यू है, अर्थ में इधर उधर जाओगे तो जी चेंज होगा ना। ठीक, बट हम बात कर सकते हैं कि ठीक है जी की वैल्यू रफली आप 10 ले सकते हो, या रफली 9.8 चाहिए तो ले सकते हो। वैसे ही ये गामा की वैल्यूज बदल रही हैं, बट एक यूनिक सेट ऑफ गैसेस के लिए क्या है? सेम है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेना होता है। ये हम पढ़ाएंगे गैमा आपको। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, मैंने पहले भी बताया था, ये चैप्टर में मतलब बहुत सारे जगह पे ये चैप्टर स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही नॉलेज बेस्ड चैप्टर है। बट मैं ये चैप्टर स्किप नहीं करना चाहता हूँ, जिससे आप फील कर पाए कि फिजिक्स में आगे क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो ये चैप्टर बेसिकली आपको रिलेटेबल फील कराता है फिजिक्स में, इसलिए ये चैप्टर मैं पिक करता हूँ हमेशा। चलिए 85 से देख लेते हैं फिर। सो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारा कुछ 0 रहेगा। सर आपने कौन सा चैप्टर बोला? अभी ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है। ओके सर। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है, यूनिट्स में बहुत पूरे फिजिक्स को कवर कर लेता है ना। सो बहुत सारे टीचर्स इसको सिखाते ही नहीं है, तो वैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही नॉलेज गेन करने की हैबिट डाल लें। ओके, अभी 10th तक क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा रीड कर लिया काम बन जाता है। वैसा नहीं है। 11th इज नॉट अबाउट, टोटली 10th से बहुत ही डिफरेंट है कह सकते हैं। सो वो थोड़ा सा आप लोग को ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि डेटा लर्न करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। ओके, डेटा लर्न करना पड़ेगा। अगर लर्न नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने नई नई चीजें बताई, ग्रेडियंट बताया, यहाँ पर क्या बताया, रेट ऑफ Torque. चेंज ऑफ समथिंग, क्लियर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर किसी रैंडम
स्टेटमेंट से फॉर्मूला लिखना, पर का मतलब होता है अपॉन में क्वांटिटी को रखना, इस चीज की हैबिट डालनी है आपको। ओके यस सर। अरे आपने वो कॉन्सेप्ट सुना है ना कि स्टार्टिंग में आप अगर बहुत ही अच्छी मेहनत कर दो तो बाद में सब कुछ इजी हो जाता है। ठीक है, सो अगर आप मेजरमेंट्स में कोई टेंशन नहीं होगी, सिर्फ किसमें टेंशन होती है? यूनिट्स। यूनिट्स एंड डायमेंशन में। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी फिजिक्स कवर होती है ना, यस टॉर्क, मोमेंटम, सब कुछ बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, ओके चले नेक्स्ट 85 से करते हैं। एरियल वेलोसिटी। तो यार देखो, अब ये टर्म है, ये आपने ग्रेविटेशन में क्लास 9th में सुना होगा। अच्छा, किस लॉ पे डिपेंडेंट है एरियल वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये विच लॉ ऑफ केपलर है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, वेरी गुड। केपलर्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। अच्छा, हमें उससे ज्यादा मतलब ही नहीं है, हमें बस देखना है क्या? एरियल स्पीड। और एरियल स्पीड का सिंपल मीनिंग होता है क्या? एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन एरिया डेल्टा ए अपॉन टाइम टेकन। अच्छा यार, फिजिक्स में कंफ्यूज मत होना, कई जगह पर आपको डेल्टा ए की जगह dA/dt लिखा मिलेगा। इसका मतलब होता है डेल्टा इज फॉर अ लॉन्ग स्पैन। मतलब मैंने बात की कि बताओ अर्थ अराउंड द सन है, देखना ये सन है, और मान लेते हैं अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, तो ये कितना एरिया कवर करेगी? तो मैंने बोला कि अभी लेट्स से ये मंथ ऑफ क्या है? जून है, और नेक्स्ट मंथ तक कितना एरिया कवर करेगा? तो ये एरिया हो जाएगा क्या? डेल्टा ए। क्यों? क्योंकि टाइम हमने पूरे मंथ का यूज कर लिया, बड़ा टाइम स्पेन देखा। जब हम टाइम स्पेन बहुत ही स्मॉल कर देते हैं क्या, कि आज से लेके कल तक में इन अ डे कितना एरिया कवर किया, तो इन अ डे तो बहुत ही कम हो जाएगा ना, एकदम थोड़ा सा ना। सो ये डीए का मतलब होता है सिर्फ क्या? स्मॉल। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ यार, कोई स्टूडेंट गेस कर सकता है कि फिजिक्स में ऐसा स्मॉल लेने से बेनिफिट क्या हो जाता है? स्मॉल बोलने से क्या डिफरेंस क्या आ गया? मतलब 1 मंथ में सॉल्व करो या फिर एक स्मॉल उसमें सॉल्व करो, क्या फर्क है? क्या? सॉरी, क्लियर नहीं हुआ। ओके, नॉट एग्जैक्टली, मतलब ठीक है। कोई और थोड़ा डिफरेंट आइडिया? मैंने बताया हुआ है आपको, ये मैंने बताया हुआ है। अगर एरर आता है तो बहुत कम आता है, जो नेग्लिजिबल होता है। ओके, एरर आता है तो बहुत ही कम आता है, नेग्लेजिबल होता है एरर। ठीक है, एरर नहीं, एग्जैक्ट टर्म ये था अप्रोक्सीमेशन। याद है मैंने बताया था कि अगर हमने कहीं पर यस। एक आर्क लिया, तो क्या ये आर्क और इससे डिनोटेड लेंथ, क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं है सेम भाई, ये आर्क और इस लेंथ में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर ये एंगल में बहुत ही स्मॉल कर दूं, इतना स्मॉल कर दिया, तो ये तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा ना, आर्क और वो लेंथ क्या आ जाएगी? नियरली सेम। सो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यार कर्व सॉल्व करना बहुत ही टफ चीज है, यहां से यहां तक ये कर्व सॉल्व करना बहुत टफ है, मतलब ये एरिया निकालना टफ है। हाँ। लेकिन अगर आपने स्मॉल कर लिया ये, तो यू कैन कंसिडर इट लाइन, एज और स्ट्रेट लाइन लाइन। मतलब ये ट्रायंगल बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है ना, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। हाँ। क्लियर ना? यस सर। हाँ ठीक है, सर। तो थोड़ा सा याद रखना इन चीजों को कि कभी कभी स्मॉल आ जाता है वर्ड, तो टेंशन नहीं लेना। अच्छा, डायमेंशन वाइज क्या टेंशन है? ये तो स्ट्रेट है ना, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम सेकंड, मतलब मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ
एल स्क्वायर टी माइनस 1। कोई डाउट क्या किसी को डायमेंशन में? No, sir. ओके, एल स्क्वायर किसका डायमेंशन हुआ? एल स्क्वायर और टी माइनस 1 सर्च करो, ये क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो 86 देख लेते हैं। यार 86 तो मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको हो गया होगा ना 86। नोट्स में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाए हैं। नोट्स में सेम Yes, क्वेश्चन। sir. हाँ, बस यहाँ पर ये बदल के डिस्टेंस बदल के क्या दे दिया? फोर्स। सो क्या लॉजिक है इसे सॉल्व करने का? चलो किसी स्टूडेंट को पूछते हैं यार, वो बेटर रहेगा, देखिए कोई आंसर करे। और यार आंसर किया करो, जब किसी से पूछे तो आंसर किया करेंगे। ओके, देवांग आंसर करें, मतलब आंसर मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। देवांग देवांग आंसर करें। ओके, नेक्स्ट आशनी पटेल, आप आंसर करें। ईशान आंसर करें आप। ईशान ओके, आंसर मतलब आंसर नहीं बताना है, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है, इंटरेक्ट करना है यार। तुम लोग को इतना छोटा सा वर्ड नहीं समझ आता कि यार जब भी नेम कॉल करे स्टूडेंट को तो उसको बस बोलना है यस सर, अब आप पूछो क्या पूछ रहे हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आदिति। यस सर। या आप एक्सप्लेन करें इस क्वेश्चन पे। अगर मुझे डायमेंशंस फाइंड करनी है, सो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच अगर हमें ये फाइंड करना है? सर पहले हमें 80 इज इक्वल टू BT स्क्वायर इक्वल है डायमेंशनली, ऐसा पहला वेरी लेना है, गुड, वेरी गुड। देन उसके वैल्यूज डालने हैं। हाँ नहीं, लेकिन 80 स्क्वायर इज इक्वल 80 इज इक्वल टू BT स्क्वायर, इससे काम नहीं बनेगा ना हमारा, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर अननोन। या फिर इक्वल टू 80, या फिर क्या करना चाहिए हमें? या फिर इक्वल टू 80। हाँ गुड। सो हमें क्या करना चाहिए कि बिकॉज ये दो चीजें ऐड हो रही हैं, सो इनके एडिशन का जो आंसर आएगा वो भी तो सेम आएगा ना डायमेंशनली। सो इसका हाँ। मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए? एफ के भी इक्वल होना चाहिए। एफ के इक्वल होना चाहिए 80। सो इसका मतलब एक ही डायमेंशन क्या आ जाएगी? MLT -3। या एफ बाई टी। और अगर हमें बी चाहिए तो हम बोल सकते हैं एफ इक्वल होगा किसके? BT के बी। BT Square. ठीक है, सो यहाँ से बी का भी डायमेंशन आ जाएगा। अच्छा, अभी पता है, MLT माइनस। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मैं रिवीजन करवाऊंगा यार डायमेंशन का। अभी बहुत सारे स्टूडेंट, एक तो सबसे पहले यार ये हैबिट में डालो यार, आंसर जरूर करना है। किसी भी स्टूडेंट को कॉल अप करते हैं तो आंसर जरूर करो। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन का रिवीजन करवाऊंगा, फिर आगे डायमेंशन के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, या फिर पहले क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं फिर एक बार रिवीजन करवा लेंगे। हाँ Yes, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट 87 रीड कर ले। Which group of the following has all quantities with same dimension? So mass, length, time, dimension same है क्या इनका? No, sir. No. Momentum, sir. force, impulse। No. No, चलो No, देखते sir. हैं, No, sir. No, sir. देखते हैं कितने लोग को याद है। मैंने बताया था कि ये चीजें नोट्स में ऐड करते जाना है। इम्पल्स बताओ, किसे याद है इम्पल्स का फॉर्मूला? फोर्स इंटू टाइम। Into time. Force into time. वेरी गुड यार, याद है तुम लोग को, चलो बहुत ही अच्छा। मोमेंटम, force in Mass into mass velocity. into velocity. मास इनटू Mass into वेलोसिटी। velocity. और एक बहुत ही बड़ा रिलेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की डायमेंशन क्या आती है? Same. Same. सेम। ठीक है, चलो। सो इम्पल्स और मोमेंटम सेम है, बट फोर्स नहीं. Nine. Different. नहीं, different है। ठीक है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस प्रेशर कुछ याद आया?
हाँ सेम है डायमेंशन अपने Same नोट्स है। में दिया था। सेम है। हाँ, ये कोई सा भी मॉडुलस रहे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, इलास्टी मॉडुलस, हाँ सबका सब डायमेंशन लिखते सेम हैं। आता है। तो यही अपना आंसर हो गया, ये सेम हो गया। सरफेस टेंशन, फोर्स, एक्सेलरेशन ये अलग अलग, फोर्स अलग है, एक्सेलरेशन अलग है। सरफेस टेंशन मैंने उस दिन बताया भी था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, so ये हो गया यंग्स मॉडुलस। 87 तो नॉलेज बेस्ड था। 88 बताए। 88 फिर से वही सेटअप दिया हुआ है, पूछा हुआ है ए और बी का फॉर्मूला बताओ, जबकि म्यू क्या है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमेंशनलेस है। तो भी लॉजिक तो क्लियर है ना? क्या ए ऐड हो रहा है किससे? डायरेक्टली भी से ऐड हो रहा है क्या? नहीं, इस Q में से ऐड हो रहा है, बाय और ऐड हो के आंसर क्या आ रहा है? म्यू। म्यू इसका मतलब म्यू की डायमेंशन इक्वल होगी ए से, एंड म्यू की डायमेंशन और भी इक्वल होगी किससे? बी बाय लैम्बडा स्क्वायर बी बाय बाय लैम्बडा। लैम्बडा स्क्वायर। अगर म्यू की कोई डायमेंशन नहीं है तो ए की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू की तो कोई डायमेंशन नहीं है, इनटू लेमडा स्क्वायर आ हाँ। जाएगा। तो लेमडा मतलब क्या? वेवलेंथ का सिंबल है लेमडा, हाँ मतलब लेंथ का सिंबल है। पहले का कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं मतलब ए भी है सी भी है, बट सेकंड का एल स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन सी। तो पक्का भी ये कैच कर पा रहे हो ना ये चीजें? यस सर। और ऐसे ही चीजें टेस्ट पे करनी रहती हैं। जो नोट्स करवाया हुआ है ना, नोट्स के एक एक क्वेश्चन अगर अच्छे से किए हुए हैं, टेस्ट में एकदम अच्छे से आएगा। प्लस जो प्रैक्टिस शीट डिस्कशन में कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख के रखे हो, लर्न करके रखा हुआ है, एकदम काम बन जाएगा। आपको फिजिक्स में आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम परफॉर्म करने में। अगर आपने क्या याद करके रखा है? डेटा। डेटा मतलब एक्चुअल नंबर्स नहीं, डेटा मींस कॉन्सेप्ट्स। सारे कॉन्सेप्ट्स अगर फिजिक्स में लिख के रखे हो, जो अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और लर्न करे हो, यूज करना भी आता है, एकदम काम बन जाएगा। देखो अभी क्या पूछा? डायमेंशन ऑफ एस। लॉजिक एकदम क्लियर है। क्या कहाँ कहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है? तो देखो यहाँ पर मिल रहा है एक सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक ऐड मिल रहा है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ एक ब्रैकेट मिल रहा है ना। हाँ ऐसे नहीं बोल देना है कि सर 1 का जो डायमेंशन है वो t के इक्वल होगा। सर। हाँ पर 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा ना? हाँ, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये नंबर है। हाँ तो ठीक है। हम उसको निकाल सकते हैं ना वहां से, और फिर हाँ फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हाँ, तो नहीं, फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि डायमेंशन में लॉजिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा काम आता है। तो लॉजिक इज कि u इज एडेड विद समथिंग, दैट समथिंग इज दिस, ओके, और it will be equal to s. Done? डायरेक्ट क्वेश्चंस भी फाइंड कर सकते हैं ना? अरे क्वेश्चन डायरेक्टली दिखा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर सेकंड इज गिवन बाय दिस। s किसका फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली डायमेंशन क्या हो गई? l। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, सर हाँ सर मेरी डायमेंशन L(T⁻⁻1 है। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ क्या कि अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर में लिख दोगे क्या? डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। क्लियर? तो इसका मतलब s की डायमेंशन क्या आ जाएगी? L(T⁻1). ये गड़बड़ है, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये पॉइंट गड़बड़ हो गई। क्या कि ये जो यहाँ पर फॉर्मूले में u लिखा है ना, ये एक्चुअली लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड इन टीथ सेकंड। टीथ सेकंड का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने बोला 4th सेकंड, क्या बोला? 4th सेकंड। 4th का मतलब क्या होता है? सपोज t0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1
2 3 4 5। अब फोर्थ मतलब क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय फोर्थ सेकंड? तो इसका मतलब है कि 0 to 1 को बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, 0 to 2 को सेकंड, सेकंड 0 to 3 को सेकंड थर्ड, और 3 to 4 को फोर्थ सेकंड। सेकंड तो मतलब कोई सा भी टीथ सेकंड हो, उसकी वैल्यू तो 1 सेकंड ही होगी ना। वो जो इक्वेशन होती है ना s = ut, वहां t की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस, बट u से कंपेयर करने में नहीं आएगी, क्योंकि u के साथ एक चीज मल्टीप्लाइड है, क्या, 1, और वो 1 क्या है एग्जैक्टली, टाइम। टाइम। पॉइंट समझ आया? हाँ सर। हाँ। sir. तो इस क्वेश्चन में एक हिडन sir. कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए मैंने बताया था कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाइड है, तो ऐसा हमेशा नहीं सोचना कि वो 3 का यूनिट है ही नहीं। तो क्या करना है, ये लॉजिक यूज करना है, डायमेंशन ऑफ s LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। और आपको पता है कि s की डायमेंशन क्या है, मीटर, मतलब L। तो श्योर है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा जिसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये डिवाइड में जाएगा, और जिसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, t। Con- ये देखें, ये LHS RHS इक्वेट कराया था, सो L डिवाइडेड बाई क्या होगा, LT - 1। सो उस कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ जाएगी, t। और मैंने अभी जस्ट आपको यही फील कराया ना कि कौन सा कांस्टेंट हिडन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 सेकेंड, t। ठीक है, तो ये मोर ऑफ अ लॉजिकल क्वेश्चन था। एप्लीकेशन किस चीज का था, जिस चीज को हमने ये बताया था कि बहुत सारी इक्वेशन में सपोज लिखा हुआ है s = 3t²। बताओ, इज दिस इक्वेशन करेक्ट और नॉट? बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। देयर माइट हैव Yes, sir, it is correct. कैरीज अ यूनिट। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो समटाइम्स ये लिखी होती है s = ut - 5t²। So is this dimension correct? Yes, बिल्कुल करेक्ट है। ये इक्वेशन Yes, लिखी हुई है s = ut - ½ at²। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर आता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है इस बार, 10। तभी यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब ये 5 एक डायमेंशन कैरी कर रहा है, किसकी, एक्सेलरेशन की। Acceleration. second square. यस सर। तो ये आइडिया समझ आया ना कि जरूरी नहीं है आपको इक्वेशन में वो जो नंबर है वो डिसिपेयर्ड रहे, आपको लॉजिक यूज करते रहना है। ओके, Yes, sir. हाँ पूछे। अगर अभी यहाँ पे मतलब क्वांटिटीज दिए, अगर इंस्टेड कोई अननोन वेरिएबल दिया है और उसके साथ कांस्टेंट टर्म दिए, तो फिर मतलब प्रिडिक्ट कैसे करें कि उसको नहीं नहीं डायमेंशन नहीं नहीं, प्रेडिक्ट नहीं करना, प्रेडिक्ट नहीं करना। यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड इन द क्वेश्चन, यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड। आपको क्रॉस चेक करना होता है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए थे ना, सपोज मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, फोर्स इज इक्वल टू लिखा मैंने 3t² प्लस E बाई x। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपको दे दिया, ये फोर्स है, ये एनर्जी है, ये x है। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं? तो चेक करो, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, मतलब इसकी डायमेंशन फोर्स जैसे है ना। Yes, sir. हमें पता है कि फिजिक्स में अगर उसने ऐड किया है तो इसकी भी डायमेंशन किसके जैसे होनी चाहिए, Force JC. Force इसका उसके मतलब ये 3 same. यूनिट कैरी करेगा। Dimension. ठीक है, डायमेंशन कैरी करेगा। सो आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्म्ड रहेगा, ऐसा रैंडम नहीं सोचते रहना है कि
S इज इक्वल टू लिखा है हाफ AT स्क्वायर। बताओ इस हाफ की डायमेंशन होगी क्या? नहीं होगी। Okay, just a minute everyone. Give me a sec. सर नहीं होगी डायमेंशन। या सो इसका डायमेंशन नहीं रहेगा। सो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप LHS और RHS को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट 90 नंबर बर्नौली इक्वेशन। यार ये पता है ना, इतनी फैंटास्टिक इक्वेशन है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। हमारा चैप्टर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स करके, वहां पे बताऊंगा मतलब ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे न्यूटन ने बताया ना F इज इक्वल टू ma, अगर कुछ भी मूव कराना है क्या लगा दो, फोर्स। फोर्स। इन्होंने एक अलग ही तरीका बताया किसी भी चीज को मूव कराने का। सोचो एक कार है, आप क्या करते हो, कार रोड पे मूव करती है, क्यों? क्योंकि इंजन क्या करता है, इसको व्हील को रोटेट। रोटेट Rotate. कराता है, व्हील पीछे स्लिप करने का ट्राई करता है, फ्रिक्शन इसे आगे मूव कराता है। सोचो अगर कार को ऐसे हवा में ऐसे रख दो, कितना भी एक्सेलरेट करो, कार मूव होगा क्या एक भी? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F इज इक्वल टू ma था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन जो इंजन वगैरह बन के आए कार, उनसे रोड पे तो मूव कर सकते हैं, एयर में मूव नहीं कर सकते। तो ये जो हेलीकॉप्टर फ्लाइट ये सब मूव करते हैं, ये एकदम अलग ही लॉजिक यूज करते हैं। ये यूज करते हैं क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब पूरी एरोडायनेमिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो अभी मैं इसके डिटेल पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जरूरत नहीं है, जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे तब आपको समझाएंगे। ठीक है, चले अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। के का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यार ऑलरेडी पता है ना, किसके बराबर होगा, प्रेशर रो वी स्क्वायर और ये, डबल क्यों ठीक दिया है। हाँ वो गड़बड़ है, वो गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली सर लिखा हुआ है वो रो जी एच। HGH क्या है उसमें? HGH नहीं है एक्चुअली, वो रो जी एच है। ओके रोटेट ओके। गलत है। हाँ, जैसे हाफ mv स्क्वायर लिखते हो, ये कौन सी एनर्जी है, mgh लिखते हो। पोटेंशियल। यार एयर में ऐसे पैकेट लेके मास मेजर कर पाओगे क्या? नहीं। तो वहां पर डेंसिटी यूज होती है, मतलब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर है, रो। और उसी तरीके से mgh भी नहीं देख सकते हैं, तो क्या देखते हैं, रो जी एच। तो ठीक है, अभी उसके इतना डीप हमें नहीं जाना है यार, मैंने पहले भी बताया कि यार बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसे आराम से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा सिंपल आइडिया ना, के का डायमेंशन किसके जैसा होगा, प्रेशर प्लस हाफ। प्लस प्लस नहीं भाई, तो इक्वल कर लेते हैं अपन, जो Only चीजें ऐड हो रही हैं उन सबकी डायमेंशन इक्वेट है। तो प्रेशर की इक्वल होगी या डायमेंशन ऑफ हाफ का तो नहीं है, रोवी रो वी स्क्वायर which स्क्वायर will का। be equal to ये भी dimension वॉल्यूम of नहीं है यार, ये कैपिटल वी बना दिया इन्होंने, स्पीड है एक्चुअली, ये काइनेटिक एनर्जी है। छोड़े इसे छोड़े, अपन काम की बात पे आते हैं कि प्रेशर की डायमेंशन होगी के की, तो प्रेशर की क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कितनी क्वांटिटी सेम हो सकती है, अरे दिया ही है प्रेशर यार, कुछ सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, yes, sir. डायरेक्टली प्रेशर दिया हुआ है। सर हाँ sir. ठीक है यार, सर ये क्वेश्चन, हाँ प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन एरिया अपॉन डिस्टेंस ना।
प्रेशर ग्रेडियंट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 91 जो है यार, ये बिल्कुल आउट ऑफ द पार्ट है। ये 12th वाली चीज है। क्या? सी याद है? सी और आर। आर मैंने बताया था ना रेजिस्टेंस, और सी क्या बताया था? फैराड, जिसका यूनिट होता है कैपेसिटेंस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो है C इंटू आर, ये आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह ये सब नहीं पता है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। चाहिए तो लर्न करो या लर्न भी मत करो, स्किप करो अभी इसे। ठीक है? ये एक्चुअली टाइम पीरियड की तरह होता है, कैपेसिटर को चार्ज करने में यूज होता है, तो इसे स्किप करते हैं हम। बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे अभी लर्न करने की। ठीक है? अभी जो भी चीजें हैं, मैं ज्यादा Yes, से sir. ज्यादा किन के कंटेंट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो 11 से रिलेटेड है। Yeah. ठीक है? Yes, क्योंकि जो yes. 12th की चीजें वो और ज्यादा रिलेटेड होंगी मिक्स, तो फिर वो कवर करना मुश्किल है। ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब जिसकी डायमेंशन होती है। तो हमें पता है वो जो कैपिटल जी होता है उसकी होती है ना। हाँ, बाकी रिलेटिव टर्म्स की नहीं होती है। ओके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये परमिटिविटी से रिलेटेड है। क्या याद है? बताया था कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो सकती है वैक्यूम से। वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक एज्यूम किया जाता है क्या? 1। बाकी अदर मीडियम का अलग अलग रहेगा। ठीक? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लाइक रिलेटिव परमिटिविटी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से पास होने देता है, उस थॉट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो ये भी एक सिंपल का न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। ये भी 12th का पार्ट है जो परमिटिविटी वगैरह से रिलेटेड। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ आप एप्सिलॉन और म्यू इन दोनों को बस सीख लो, इनका और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ओके? क्लियर सबको? हाँ सर। ये वाला हो गया यार, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। हाँ नोट्स में ही करवाया हुआ है ना ये? हाँ, नोट्स में दिया था आपने। हाँ। 94 देखें। अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। बताए, अगर एक क्वांटिटीज का डायमेंशन नहीं है तो क्या उनका यूनिट नहीं होगा क्या? नहीं, हो सकता है। नो सर, यूनिट में नहीं नॉट मे है हैव भैया। अ यूनिट, Sir, मे may or हैव may और मे नॉट Option हैव C. यूनिट। बताए, तो अगर आपको ऑप्शन सी लग रहा है, मतलब मे हैव और मे नॉट हैव, तो मतलब आपको एग्जांपल तो चाहिए ही रहेगा ना। एग्जांपल बताओ, कोई एक ऐसी क्वांटिटी डायमेंशनलेस जिसका यूनिट होता है। एंगल याद है? एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। रेडियन और डिग्री। Yes, sir. रेडियन क्या? या फिर डिग्री। हाँ, इसका कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता। नहीं। समझा सबको? हाँ हाँ। डायमेंशन नहीं है। क्लियर ना? तो ऐसा Yes. हो सकता है कि उसके पास डायमेंशन हो और डायमेंशन नहीं हो और यूनिट हो। ओके? यस सर। नेक्स्ट 95, प्रेशर ग्रेडियंट। समझ गए ना? यस सर। प्रेशर पर Yes, sir. हाँ। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन में से क्या फाइंड करना है? ए बाई बी। अब यार देखो यार, स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार ए बाई बी डायरेक्ट फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सो इसे P इज इक्वल टू क्या लिखा? ए प्लस एक्स बाई बी।
अब क्या ट्राई करते हैं, दोनों में b का डिवाइड कर दो, तो देखो कितना सिंपल हो गया ना। ये क्या लिखा हुआ है, a by b प्लस प्लस एक्स बी। x by b। अब हमें पता है ना यार कि ये पूरा एक फ्रैक्शन ऐड हो रहा है किससे, इस पूरे से, और आंसर क्या आ रहा है, प्रेशर। तो सेम होना चाहिए ना यार। समझा सबको? हाँ सर। जब अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग फाइंड कर लेंगे। ओके यस सर। यस सर। अच्छा, अलग अलग बताओ। डायमेंशन ऑफ ए बताओ, डायमेंशन ऑफ ए। एक्स। सेम, x इज अ डिस्टेंस, सो a क्या हो रहा है, x के साथ ऐड हो रहा है ना, तो किसकी होगी इसकी डायमेंशन, L. एक्स। x के जैसी, मतलब l। और b की डायमेंशन चाहिए, तो अभी हमने देखा a बाई बी की क्या होगी, प्रेशर जैसी होगी, तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ a बाई डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर। समझ आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। ओके 98 देखें, एक नया टर्म आया है यहाँ पर, क्या, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी। यार स्टेटमेंट से क्लियर समझना है, सिर्फ अगर मैं डेंसिटी बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट समझना है ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं बोलूँ क्या, लीनियर डेंसिटी, इसका मतलब ये है कि मास को आपको पूरे वॉल्यूम में नहीं चेक करना, किस में चेक करना है, सिर्फ लेंथ में। और अगर लीनियर की जगह हमने क्या कर दिया, एरियल, तो क्या हो जाएगा, मास बाय एरिया। ये डेंसिटी के तीनों फॉर्मेट सबको समझ आ गया ये चीज, यस। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर? जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके ठीक है। हाँ 98 समझ आया सबको? यस। क्या चीज ध्यान देना है, टर्म ध्यान देना है कि डेंसिटी मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और लीनियर और एरियल मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और एरिया। ओके 99 देखें यार, ये वही वाली इक्वेशन है क्या, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक सेकंड, कौन सी वाली है, डिस्टेंस इन nth सेकंड, nth मतलब लाइक 4th 5th 6th, ये वाली। तो पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है क्या न्यूमेरिकली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट है, या फिर बोथ करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है। तो मैंने पहले भी बताया कि यार देखने में वो आपको गलत लग रही होगी कि डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, जबकि दोनों के डायमेंशन इक्वल नहीं है। नहीं है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर एक हिडन कांस्टेंट था क्या, टाइम, जो कि था 1 सेकेंड। ओके सो मतलब ये इक्वेशन क्या है, ओवरऑल करेक्ट है। डन। 100 नंबर देखें, f इज इक्वल टू के वी, डायमेंशन ऑफ k, तो क्या आ जाएगी k की डायमेंशन, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स अपॉन वेलोसिटी। क्लियर? यस। अच्छा चलिए ठीक है यार, आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक यार कॉन्सेप्चुअल जो नोट्स है वो रेडी कर लो यार, ठीक है? यस सर। ठीक Okay, रहेगा sir. सब लोग? यस सर। Please, थैंक यू। notes थैंक prepare यू करो। सर। हाँ, थैंक यू सर। Thank you, sir. bye bye everyone। बाय सर।
Bye Bye, bye. sir. sir. Thank you. Thank you, sir. नोट बनाने के Bye, लिए sir.